नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सियासत के बाद, चुनाव के बाद, नतीजों के बाद अब बात तो है सरकार बनने की, लेकिन हम बात इसकी भी कर रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश के कर्मचारी सरकार के साथ है, मध्य प्रदेश के कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उसकी वजह ये कि ओल्ड पेंशन का मामला था चुनाव के पहले बहुत गर्म। कांग्रेस ने कहा था कि हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे और बीजेपी ने इस पर कोई राय नहीं दी थी, क्योंकि भाजपा का नीतिगत मामला है कि वो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में काम नहीं करेंगे और अब कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिला करेगी। इसी बात पर बहुत तकरार हुई थी और कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई थी। उसके नतीजे भी आए। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को भाजपा से ज़्यादा वोट मिले और ये आंकड़ा 71,000 से ज़्यादा है। 71,000 वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिले हैं कर्मचारियों के। ये बताता है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी भाजपा से नाराज हैं और अब इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या कर्मचारी की नाराजगी कुछ असर दिखाएगी। क्योंकि अभी की बात करें तो प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तो कर्मचारियों की नाराजगी का कोई असर भाजपा पर नज़र नहीं आया और उसकी जो सीटें बढ़ी हैं वो 163 तक पहुंच गई हैं। क्या ये लोकसभा के चुनाव में कुछ असर करेंगे? दूसरी बात यह कि क्या मध्य प्रदेश में या देश में सरकारी कर्मचारियों की साख गिर रही है, जनता उनको अपना खलनायक मानती है और भाजपा या सरकार उनको अपने ऊपर थोड़ा सा बोझ मानती है। मैं जो चीज़ अभी दोहरा रहा हूँ उसको अंत में भी हम इसको दोहराएंगे। कहा जाता है कि कर्मचारी काम नहीं करने का वेतन लेता है, कर्मचारी काम नहीं करने का वेतन लेता है और काम करने की रिश्वत। ये सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, लेकिन अधिकांश कर्मचारी इसकी जद में, इसके शिकार है। जो कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी, उनसे बहुत माफ़ी के साथ हम ये बात कर रहे हैं कि काम नहीं करने का वेतन और काम करने की रिश्वत। तो इसी पर विस्तार से बात कि क्या कर्मचारियों की नाराज़गी किसी पार्टी को सत्ता से दूर रख सकती है या सत्ता में ला सकती है। हाथ के साथ कर्मचारी, अभी तो यही बात है। चर्चा में बता दें आपको कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के युवा तुर्क पत्रकारों में शामिल गौरव चतुर्वेदी जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और ग्रामीण देहात की पत्रकारिता से वाबस्ता रहने वाले हमारे साथी पत्रकार रघुवर गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो मामला है कर्मचारियों को एक तरह से आज से, एक तरह से हम बात करें 25 साल पहले, गौरव जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, आज भी आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी और केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाने की नीति पर काम हुआ था और नए कर्मचारियों की नियुक्ति में लेट लतीफ़ी हो रही थी और जो कर्मचारी रिटायर होते थे उनके पद समाप्त हो जाते थे। उसके पीछे कारण ये था कि कर्मचारी सरकार पर एक तरह का आर्थिक बोझ भी हैं और लायबिलिटी भी हैं, क्योंकि वो कम काम करते हैं और सरकार को उनको सुविधाएं ज़्यादा देनी पड़ती है। और एक तरह से उस समय एक बात मैं और जोड़ूंगा इसमें कि एनपी शर्मा मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और अविभाजित मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। पूरी सरकार ठप हो गई थी और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन किया था, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह के समय से कर्मचारियों का बोलबाला था और बाद में एनपी शर्मा कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद से कर्मचारी संगठन लगातार कमज़ोर होते चले गए, संख्या घटती चली गई और एक तरह से जनता में वो विलेन के रूप में रहे। आपकी राय योगीराज जी, कर्मचारी कितना असर दिखा सकते हैं, कितना प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को? देखिए, कर्मचारी उतना ही प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को जितना अभी कर दिया उन्होंने। कि साहब इतने परसेंटेज वोट बैलेट पेपर जो थे, वो बैलेट पेपर के अधिकांश वोट जो है बीजेपी के अगेंस्ट गया। इससे ज़्यादा इनके हाथ में है भी कुछ नहीं। और ये तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली स्थिति है। बहुत छोटा सा एक वोटा परसेंटेज है कर्मचारियों का, और इस छोटे से वोटा परसेंटेज की आड़ में कर्मचारी सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन केवल वोट कर्मचारी तो डालते नहीं पूरे प्रदेश में तो जनता वोट डालती है और अलग अलग वर्ग,
अलग अलग तबका वोट डालता है। अब केवल कर्मचारी को स्पेसिफाई करें, यदि हर वर्ग को यदि स्पेसिफाई किया जाए कि साहब ये वोट तो देखो साहब कांग्रेस के साथ है, फिर मुसलमानों का भी आप खोल लो, वो भी कांग्रेस के साथ है, तो ये एक गलत तरह का मैसेज है। चुनाव होता है और अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आपको बैलेट पेपर पर ज़्यादा वोट मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि ईवीएम में खराबी आ गई, या इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम यदि बैलेट पेपर से आप वोटिंग कराएं तो हम जीत जाएंगे। कर्मचारी शुरू से ही, वो आज बीजेपी के विरोध में ऐसा नहीं है, कर्मचारी हमेशा सरकारों के विरोध में ही रहा है। जब दिग्विजय सिंह जी थे तब कर्मचारी उनके विरोध में था, इसके पूर्ववर्ती जो सरकारें थी तो कर्मचारी उनके विरोध में था। कर्मचारी कभी भी सत्ता से संतुष्ट होता ही नहीं है। तो ये एक उनके साथ फैक्ट शुरू से चला आ रहा है। 1-2-5% कर्मचारी ऐसे होंगे जो सरकार की नीति योजनाओं का स्वागत करते होंगे। और कर्मचारियों की अब आप बताइए, लोग कई तुलनाएं ऐसे भी करते हैं कि जब दिग्विजय सिंह का शासन था तो तब कर्मचारियों की क्या स्थिति थी। उन शिक्षकों से पूछिए जिनको 500 रुपये वेतन मिलता था, आज वो 50,000 का वेतन ले रहे हैं। डीए और इंक्रीमेंट की बात ही नहीं होती थी। जो एक बार कर्मचारी रिटायर हो जाता था वो डाइंग कैडर घोषित कर दिया जाता था। तो इनकी तुलना में तो फिर भी बीजेपी ने कर्मचारियों को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। सेंट्रल के इक्वल डीए कर दिया। जो संविदा कर्मचारी, जो कर्मी कल्चर जो कांग्रेस डेवलप करके गई, उसको इन्होंने समाप्त किया। जो कर्मचारी, जो संविदा अभी इसी सत्र में आप देखिए, जो 2-2.5 लाख के आसपास संविदा कर्मचारी थे, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग के एम्प्लॉय थे, वो सारे परमानेंट कर दिए गए। बावजूद इसके कर्मचारी खुश नहीं रहता। तो मेरा कहना मतलब यह है कि सरकार के हमेशा अगेंस्ट रहता है कर्मचारी। केवल एक वर्ग के आधार पर एनालिसिस नहीं किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल गौरव जी, दरअसल कर्मचारी चिर संतुष्ट, वो सरकार से संतुष्ट नहीं होते और कर्मचारियों से जनता संतुष्ट नहीं होती। तो ये इस तरह का मामला है कि कभी वो उनसे संतुष्ट नहीं है सरकार से, और सरकार जनता कर्मचारियों से संतुष्ट नहीं है। तो ये एक अलग मामला। लेकिन पिछले कई वर्षों में जो सरकारी कर्मचारियों के कामकाज की जो शैली है, हालांकि उस पर ये आज का विषय नहीं है चर्चा का, अभी तो ये है कि जो ओल्ड पेंशन का मामला था उस पर कर्मचारियों की नाराज़गी सरकार को थोड़ा सा नुकसान कर गई। और जो हमारे पास आंकड़े वो बताते हैं कि पोस्टल बैलेट में 80% कर्मचारियों के साथ 20% जो वोट दिव्यांगों के हैं, उसमें 3,40,354 बैलेट वोटिंग हुई थी और उसमें कांग्रेस को 1,93,000 वोट मिले, 1,93,848, और भाजपा को मिले 1,22,403। तो ये तो हुआ आंकड़ों का एक तरह से कि कितने वोट मिले नहीं मिले। लेकिन सरकारों से संतुष्ट कर्मचारी नहीं रहते और कर्मचारियों से जनता संतुष्ट नहीं होती। ये एक बड़ा खेल है। एक तरह से कर्मचारी पिछले 20-25 साल की बात करें तो विलेन की भूमिका में, क्योंकि उनको चाहिए सब कुछ लेकिन सेवाएं वो उतनी नहीं दे पाते जितना वो वेतन लेते हैं। आपकी राय, क्या कर्मचारी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, और करेंगे तो 2024 में क्या अनुमान लगता है? नहीं, स्वाभाविक तौर पर कर्मचारी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आपके संस्थान में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वो प्रसन्न होकर काम करेगा तो आपके संस्थान में ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पाएगा और उसका बेहतर परिणाम दे पाएगा। ठीक ऐसा ही कर्मचारियों के साथ होता है। कर्मचारियों की जो मांगे रहती हैं, वो मांगे कोई गैर वाजिब हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो वाजिब मांगे रहती हैं। लेकिन हर नियोक्ता की तरह सरकारें भी वही रवैया अपना लेती हैं कर्मचारियों के साथ जो दूसरे संस्थानों में अपनाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि वर्तमान स्थिति में पेंशनर बहुत बुरी तरीके से परेशान है। जो उनको डीए मिलना चाहिए था वो डीए नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों को तो डीए सरकार इसलिए दे देती कि इनको देना है। अब कर्मचारी मांग कर रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो वो क्यों कर रहा है? उसके पीछे वजह है ना कि उसका लाभ उन्हें ज्यादा मिलेगा, और आप अगर वो लाभ दे देंगे तो कर्मचारी फिर बाद में आपके हित में काम करेगा। इसलिए भाजपा ने इस बात को नहीं माना, कांग्रेस ने उस बात को माना और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की, तो इसके कारण कर्मचारियों का वोट उनको मिला। इसे हम इस नजरिए से ना देखें कि ये कोई
राजनीतिक भेदभाव के साथ वोट किया गया है। जो हमारी बात को बेहतर तरीके से सुनेगा हमने उसको वोट दिया। जैसे योगी राज्य अभी कह रहे थे कि कर्मचारी का वोट और जनता का वोट वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए, सही बात है, लेकिन जब इस समाज की विभिन्न वर्गों के लोग अपने वोट देते हैं तो उससे सरकार को ये एहसास करने का मौका मिलता है कि हमें और बेहतर क्या करना है। लेकिन वर्तमान नजरिए में हो ये रहा है कि अगर कोई वर्ग सरकार से छिटका हुआ नजर आता है तो सरकार उसके ऊपर कड़क व्यवहार अपनाने लगती है, वो चाहे मुस्लिम की बात करें या हम कर्मचारी की बात। दरअसल योगी राज जी, कर्मचारियों को सब कुछ मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कर्मचारियों को भी सब कुछ देना चाहिए बदले में। वो क्या अपने काम के साथ न्याय कर पाते हैं? दरअसल जनता से ही कर्मचारी निकलते हैं, लेकिन जनता में कर्मचारियों की जो स्थिति वो खलनायक की तरह है। उसकी वजह ये कि जब पास की सीट पर बैठा हुआ कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी पेंशन के लिए जब वो लौटता है अपने दफ्तर में, तो कल तक जो उसके साथी थे वो उससे रिश्वत लेते हैं। तो ये जो मामला है रिश्वतखोरी का, इसने पूरे कर्मचारी जगत को जनता में विलेन बना दिया है और सरकार के ऊपर वो बोझ की तरह हो गए हैं। इसलिए चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कर्मचारियों से उनकी बनती इसलिए नहीं क्योंकि वो ज़्यादा सुविधाएं चाहते हैं और काम कम करना चाहते हैं। और अब तो तुलना के लिए प्राइवेट सेक्टर है, एक काम जब आउटसोर्स होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है, और एक काम को जब सरकारी कर्मचारी करता है तो उसमें ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती है या दिक्कतें जाती है। तो जब तुलना होती है तो सरकार को लगता है कि हम अपने कर्मचारी से जो काम कराते हैं उसमें सरकार पर आर्थिक बोझ आता है, दूसरी किस्म के बोझ आते हैं, और पेंशन का लोड तो है जिस पर हम बात कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे कि कर्मचारी अगर अपना रवैया सुधार लें तो जनता के वो हीरो हो सकते हैं और सरकारें उनकी बातों को मानने को मजबूर हो सकती है। लेकिन अभी तो स्थिति उल्टी है। मैं बार बार दोहराता हूँ एक मंत्री की तरह कि कर्मचारी काम नहीं करने का वेतन लेता है और काम करने की रिश्वत देता है। रघुवर जी, आपकी इसमें राय कि ओल्ड पेंशन जो मामला है जो अटका हुआ है वो कितना नुकसान कर सकता है भारतीय राजनीति को? रघुवर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रघुवर जी से भी हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक योगीराज जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि अगर कर्मचारी बेहतर काम करेगा तो सरकार उसकी बात मानेगी, जनता में उसकी छवि ठीक होगी। आप देख लीजिए, पटवारी से लेकर बाबू या आप कहीं भी चले जाएं तो जहां कर्मचारी के हाथ में चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को, फाइलों को लेट करता है, डिसीजन का करने में चाहे अधिकारी हो, वो जब दिक्कत पैदा करते हैं तो फिर असंतोष होता है और कई बार उस असंतोष को सरकार भुगतती है। कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही को, कर्मचारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार का गुस्सा जनता सरकारों पर और पार्टियों पर उतारती है और वो हमको देखने को मिलता है चुनाव में। नहीं, बिल्कुल देखने को मिलता है और उसकी यही परिणति, क्योंकि जनता के पास एक ही अवसर होता है इसका अपना रिजल्ट दिखाने का, तो चुनाव में वो परिणाम दिखाती है। लेकिन ये बात सही है कि अब चूंकि वर्क कल्चर बहुत तेज़ी से बदल रहा है, आप देखिए सरकारी महकमे में भी अब वो वाली पहले जैसी स्थिति अब नहीं रही। अब तो आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, आपको जो टास्क दिया गया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आप 12-12, 14-14 घंटे का काम उनको करना ही पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप ये नहीं करेंगे तो आप फिर वो जो अपनी डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। ठीक, जनता के। योगीराज जी, माफी चाहूंगा, हमारे साथ रघुवर जी का संपर्क जुड़ गया है। रघुवर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि कर्मचारियों की जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो सुविधाएं सब चाहते हैं और काम कम करना चाहते हैं। इसके चलते होता है कि सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और जनता के प्रति जो नाराजी होती है, जनता की जो नाराजी होती है वो कर्मचारियों के प्रति नाराजी इलेक्शन के समय सरकारों पर उतरती है और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो एक तरह से पिछले कई दशकों से कर्मचारी अधिकारी विलेन की भूमिका में आ गया, क्योंकि बिना रिश्वत के काम वो करते नहीं है और वेतन तो उनको हर महीने की 1 तारीख पर चाहिए, चाहे कोरोना काल आ जाए, चाहे बारिश हो जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, तो उनको सब चीज़ें चाहिए टाइम पर, और वो किसी का काम टाइम पर नहीं करेंगे और करने की नौबत आएगी तो वो फिर पैसा लेंगे, भ्रष्टाचार होगा, रिश्वत होगी। मैंने फिर दोहरा रहा हूँ कि ये सारे कर्मचारी नहीं करते, लेकिन बदनाम पूरा कर्मचारी जगत होता है, अधिकारी जगत होता है। आपकी राय? जी राघवन जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें अकेले कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी ही जिम्मेदार नहीं है, दोषी नहीं है जी। मेरी ऐसी मान्यता है कि ये पूरा सिस्टम ही जो है वो कहीं ना कहीं बीमार सा होने लगा है और उसमें अकेला शासकीय कर्मचारी नहीं है, उसमें
अधिकारी वर्ग भी है, उन्हें भी आप उतना ही जिम्मेदार और दोषी मानेंगे जितना कर्मचारियों की बात हो रही है जी। और उतना ही ये हमारा जो सिस्टम है वो भी दोषी है, क्योंकि जब किसी काम की बात होती है तो अकेले जो सबसे नीचे का तबका होता है कर्मचारियों का, उसे जो दोषी मान लिया जाता है और बाकी के अधिकारी जो है, बड़े अधिकारी जो है, वो किसी ना किसी तरीके से बच जाते हैं जी। दूसरी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार है वो इस तेजी से बढ़ रहा है कि उसको रोकना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि आप जानते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी जो पैसा लेता है अपनी सैलरी के अलावा, तो वो एक कहावत थी कि साहब वो तो काम करने के पैसे लेता है, नौकरी जो है उसकी अलग है, मतलब जो नंबर 2 के काम करता है उसके पैसे लेता है और बाकी का उससे कोई मतलब नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि आप देखिए पेंशन के मामले में भी एक बड़ा दोहराव है कि अधिकारी वर्ग जो है, जो आईएएस है, आईपीएस है और मंत्री और विधायक जो हैं, उनको तो 2-2, 3-3 प्रकार की पेंशन मिल रही है और जब कर्मचारियों की बात होती है तो उन पे कहीं ना कहीं आरोप लगा दिया जाता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। हम अब ये देख रहे हैं कि विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में अब सांसद और विधायक जो है दबे छुपे रूप में सवाल करने के भी जब पैसे लेने लगे, इस तरह की खबरें आने लगी हैं, तो आप किससे उम्मीद करेंगे। इसलिए मेरी ऐसी मान्यता है, मेरा ऐसा सोच है जी कि इस पे गंभीरता पूर्वक किसी न किसी संगठन को आगे आकर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उसके लिए कुछ एक्शन प्लान बनाना चाहिए, तभी ये जी। सारी चीजें जो है वो खत्म होंगी। आप जानते हैं, आपको मालूम भी है कि हमारे मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं रघु ठाकुर, जिनका नाम है जी। और वो देश के इतिहास में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की एक ऐसे राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पेंशन को समाप्त करने की घोषित रूप से मांग की है और अपने संकल्प में भी जो है उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए ये वो किया है और इलेक्टोरल बॉन्ड को भी जो है उन्होंने सख्त उसका विरोध किया है। तो ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है। हालांकि रघु ठाकुर जो है राजनीतिक रूप से आदर्श हो सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या उनका प्रभाव, उनका असर इस तरह के जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं या सिस्टम है उस पर कितना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी एक बहुत ज्यादा एक बड़े आंदोलन की अभियान की जरूरत है। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, आपने अभी बात करी थी, मैंने थोड़ा सा सुना था जी कि जो ट्रेड यूनियन सिस्टम था, कर्मचारी संगठन थे, वो अर्जुन सिंह जी के समय तक ठीक ठाक थे, उनको तवज्जो दी जाती थी, आंदोलन भी होते थे। उसके बाद से दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे पटवा जी हो, चाहे वर्तमान में शिवराज जी हो, आप ये एक बात बताइए, ट्रेड यूनियन नाम की चीज, चिड़िया कहाँ बची है। तो जब आप संगठन को ही खत्म कर देंगे तो आप फिर उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे एक अच्छा एक कैडर निकला करता था जब कॉलेज के इलेक्शन हुआ करते थे और उस इलेक्शन के दौरान जो है मजबूत लीडरशिप सामने आती थी। अब जब वो चुनाव ही जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के जब खत्म हो जाएंगे तो आप बताइए कि आप कल्पना करिए कि बिल्कुल रघुवर जी, लेकिन ट्रेड यूनियन अगर खत्म हुई तो दोषी कौन है, मैं इस पर फिर किसी दिन और बड़ी डिबेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा फोकस इस बात पर है कि आपने जो नया मुद्दा उठाया उसमें पूरी चर्चा को उस दिशा की तरफ लेके जाना चाहते हैं। जो बात है योगीराज जी की, सभी तरह की पेंशन बंद होनी चाहिए। अगर कर्मचारियों की पेंशन बंद होती है तो अधिकारियों की भी, फिर विधायकों की भी और सांसदों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। अगर ये हो तो फिर कर्मचारियों की पेंशन बंद करना थोड़ा सा तर्कसंगत लगता है। अभी ऐसा लगता है कि उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। जो कर्मचारी पूरी ज़िंदगी सरकार की सेवा में लगा देते हैं, उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं तो उनके पास पेंशन नहीं होती है। 5 साल की विधायकी और 5 साल की सांसद, या अब तो 1 दिन की भी अगर आप विधायक हो गए, सांसद हो गए, तो आपको जीवन भर पेंशन मिलेगी। तो ये जो पेंशन की प्रथा है, इस पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। बेहतर हो कि कर्मचारी इस पर भी मांग उठाएं कि अगर हमारी पेंशन बंद की जाती है तो माननीय विधायकों की, तो सांसदों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। ये भी एक किस्म का बड़ा बोझ है। आपकी राय? नहीं, देखिए अभी देखा जाए वर्तमान शिवराज सरकार की आप बात करें, पिछले 18 सालों में उन्होंने बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली फैसले लिए और जो ऐतिहासिक काम हुए, जो कभी नहीं हुए कर्मचारियों के लिए, वो बीजेपी सरकार ने किए। अब कर्मचारियों की बहुत बड़ी डिमांड जो ओपीएस की जो मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन स्कीम की, जी बीजेपी यदि इसमें बहुत उदारतापूर्वक यदि सोच ले तो केवल कुल मिला के देखा जाए तो कर्मचारियों की एक बड़ी मांग के नाम पर एक यही मांग बची है। और ये मांग यदि सरकार पूरा कर देती तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी डिमांड कर्मचारियों की पूरी हो जाएगी। और इस चुनाव में आप देखना, चुनाव के पहले शिवराज जी ने एक ऐसे संकेत दिए थे कि
एक कमेटी उन्होंने गठित की है इस पुरानी पेंशन स्कीम को लेके कि वो कमेटी क्या राय देती है, उसमें कुछ ना कुछ एक नया रास्ता निकालने की कोशिश सरकार कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि ओल्ड पेंशन स्कीम और कर दे तो एक मुद्दा खत्म ही हो जाएगा कर्मचारियों का। बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कर्मचारियों की इमेज किसने बनाई, इस इमेज के लिए जो कर्मचारियों की जो एक बैड इमेज बनी उसके लिए खुद कर्मचारी जिम्मेदार है। हमने कई दफ्तरों में ये देखा कि लोग 11 बजे का 10:30 बजे का दफ्तर है और मालूम पड़ा कि 12 बजे तक पहुंच रहे हैं, फिर 1 बजे लंच हो गया, फिर बाहर आ गए, फिर 4 बजे पहुंच रहे हैं। तो ये जो सिस्टम जो एक डेवलप कर लिया गया है, इस सिस्टम में भी सुधारने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अभी आप देखो एक बहुत बड़े कानून शिक्षाविद और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट औद्योगिक घराने के एक मुखिया ने कही थी कि अब वर्क कल्चर सप्ताह में 70 घंटे काम करने की बात अब हो रही है। तो जब दुनिया इस दिशा में जा रही है और जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओज हैं, वो सब इस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और यदि आप इतना वर्क नहीं करेंगे तो वो टारगेट आप अचीव कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतने चैलेंजेस हैं। तो इस दिशा में भी एम्प्लॉइयों को सोचना चाहिए कि हम वास्तव में यदि हमारी आवश्यकता को हम बताएंगे कि नहीं हम आपके लिए आवश्यक हैं, ये यदि आपने इस्टेब्लिश कर दिया कि हमारे बगैर आपका काम नहीं चलेगा तो आपकी पौवारा हो जाएगी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम आपके लिए कितने आवश्यक हैं। एकदम। अभी तो ये हो रहा है कि आप नहीं हो पैसा दे दो। गौरव जी, दरअसल नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि 70 घंटे हफ्ते में काम होना चाहिए, तो ये काम का मामला तो घंटों का तो अलग है, लेकिन जितना काम उतना वेतन, ये भी बीच में चला था। और सीधी सी बात है कि आपको याद होगा कि जब दिग्विजय सिंह सीएम थे उस समय प्रमुख सचिव हुआ करते थे जीएडी के होशियार सिंह, उनके लिए उनका निर्देश थे कि 10:30-11 तक कर्मचारी ऑफिस में आ जाए। मैं बात कर रहा हूँ बल्लभ भवन की, यहीं से गंगा बहती है, अच्छी है बुरी जो भी है। उस समय कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, उनको घेर लिया था, क्योंकि 11 बजे के बाद जो उन्होंने रजिस्टर चेक करना शुरू किया उसमें कई कर्मचारियों की एब्सेंट लगी। उसमें कर्मचारियों ने उनको घेरा, नीचे जो कैंटीन थी वहाँ ले गया, उनको उस समय तक घिरे रहे जब तक कि उन्होंने रजिस्टर वापस नहीं कर दिए। तो अगर आप समय पर काम नहीं करेंगे, समय पर दफ्तर नहीं आएंगे, सुविधाएं सब चाहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें कर्मचारियों की इमेज खराब करती है। उसमें वो कर्मचारी भी पिसते हैं जो बेचारे काम करते हैं और सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं, वो भी इसमें हमारी इस आलोचना का शिकार होते हैं। आपकी राय, वेतन तो जरूर मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन उसके बदले में कर्मचारियों को परफॉर्मेंस भी ठीक करनी पड़ेगी, तभी उनकी छवि सुधरेगी और सरकार उनकी बातों को मानेगी। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? नहीं, सरकार इसको सिस्टम को सुधारने का काम करे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, वो उपाय कर सकती है सरकार और पूरे सिस्टम को सुधार सकती है। बिल्कुल। लेकिन सिस्टम सुधारने की जवाबदारी किसकी? जो बल्लभ भवन के बैठे हुए बड़े अधिकारी हैं उनकी है। उनको सबसे पहले पहल करना होगी और उसके बाद, अब जैसे आप देखिए वर्तमान में तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का कॉलम चालू हो गया है, अब तो रजिस्टर खत्म हो गया। तो उस बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर आदमी आ रहा है, टाइम पर तो आ रहा है, टाइम पर जा रहा है, लेकिन उसके बीच में वो अपना इधर उधर हो जाता है। तो उसकी उस प्रोडक्टिविटी को, उस दौरान की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए, तो अपने आप ये समस्या हल हो जाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दरअसल ये काम कर्मचारी चूंकि समझदार होता है, उसको किसी बच्चों की तरह पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो आपने बात की प्रोडक्टिविटी की, दरअसल कर्मचारी जानता है, उसको मालूम है कि जिस काम को मैं डिले करूंगा पैसे वो मुझे उसी में मिलेंगे। इसलिए प्रोडक्टिविटी पर तो मामला कर्मचारियों की नीयत पर ही जाता है, फिर अधिकारी कठोर कार्रवाई करेंगे, फिर हड़तालों की स्थिति बनती है। तो सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है, आउटसोर्स। जो कर्मचारी काम नहीं करते उसके बदले में वो उस वेतन पर 2 कर्मचारियों को आउटसोर्स करते हैं। एक कंपनी को उन्होंने फर्म को काम दे रखा है और उसी के चलते आप देखिए कि आधी कीमत में आउटसोर्स वाले कर्मचारी काम करते हैं, सुबह से आते हैं और जो 70 घंटे की बात हो रही है वीक में, उससे ज़्यादा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काम चोरी जो है कर्मचारियों की, वो उनको नुकसान कर रही है और वही उनकी छवि खराब कर रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। रघुवर जी, आपकी इस पर टिप्पणी, जो गौरव जी कह रहे हैं कि काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और सरकारों तो फिर उनकी मांग मानने के लिए विवश हो ही जाएंगे, ऐसा मान के चलिए। देखिए, कर्मचारियों के ऊपर भी सुपरवाइजर होते हैं, दूसरा सिस्टम होता है उनके काम की बाकायदा हर साल 6 महीने में जो है पूरी स्क्रीनिंग होती है कि कौन कर्मचारी ने काम किया है या नहीं किया है। तो ऊपर का जो अमला है, सवाल वही उठता है कि वो क्या करता है। कहीं ना कहीं ये सारा जो है पूरे एक कुएं में भांग डली हुई है, सब अपने अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बात फिर वहीं आ जाती है कि आप ईमानदारी से, निष्ठा से
आप जहां भी है वहां अपना काम करिए। जी खाली अकेला कर्मचारी ही मैं इसमें बिल्कुल दोषी नहीं मानता हूँ। ना ना क्योंकि मेरा मतलब कर्मचारी से मतलब पूरे सरकारी तंत्र में, उसमें अफसर भी शामिल है। कर्मचारी माननीय खुद अपने आप को ना समझे कि हम उनको निशाने पर ले रहे हैं, इसमें हम पूरे सरकारी तंत्र की बात कर रहे हैं और इसमें मंत्रालय तक शामिल है। मैंने उसका उदाहरण भी दिया था। जी जी, तो मंत्रालय की बात है तो पूरे देश प्रदेश की धड़कन मंत्रालय है। कर्मचारियों की बात करें, जी सिस्टम की बात करें, तो सारा अगर एक्शन कुछ होगा वहीं से होगा। और वहां पे अगर आपने कुछ अनुशासनात्मक सख्त कार्रवाई कर्मचारियों पे या जो भी जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई कर दी तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से नीचे जाएगा। रघुवर जी, फिर वह सरकारों को, रघुवर जी मैं आपको और बताऊं, एक समय जब मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं दिग्विजय सिंह जी का, उस समय बड़े काम हुए थे। उन्होंने मंत्रालय की सेवा को कहा था कि ये ट्रांसफरेबल होगी। यहाँ काम करने वालों का एक अलग टापू बना हुआ है। जो मंत्रालय में कर्मचारी पदस्थ होते हैं उनका ट्रांसफर जिले में नहीं हो सकता है और जिले वाले कर्मचारी मंत्रालय में नहीं आ सकते। तब उन्होंने कहा था कि यहाँ की सेवा को हम ट्रांसफर करेंगे और इनको बाहर भेजेंगे और बाहर वालों को मंत्रालय में लाएंगे। उसका बड़ा विरोध हुआ था क्योंकि वो उनका एक तरह से किला है और उसको वो तोड़ना नहीं चाहते। तो ये जो दादागिरी होती है उसके चलते मुझे लगता है कि सरकारों ने बीच का रास्ता अपनाया। जो पद से रिटायर हो रहा है उस पद को खत्म कर दिया और सारी चीज़ें आउटसोर्स कर ली। इसमें मुझे लगता है कि बड़ी भूमिका कर्मचारी अधिकारियों की होगी, वो अपने आप को सुधारें ताकि उनकी छवि सुधरे। अभी तो ये होता है कि कुछ भी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमें वेतन समय पर मिलना चाहिए। इसको लेकर दिक्कत है। मैं फिर कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे। अभी तो इस चुनाव ने बताया कि कर्मचारियों के हाथ कर्मचारियों का साथ हाथ के साथ है। कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिले थे, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं लोकसभा चुनाव के पहले ओल्ड पेंशन स्कीम पर कुछ सरकार फैसला करे या नहीं करे, इस पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका साधुवाद, गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चर्चा में जुड़े, और योगराज जी आपका धन्यवाद कि आप इतने समय में हमारे साथ जुड़े रहे। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।